गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री का हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पदार्थों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में हैं। तो आपका दिल से लेक्चर नंबर 3 में स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है परमाणु मॉडल के बारे में। हमें पढ़ना किसके बारे में है? परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल जानने से पहले हमें समझना होगा कि परमाणु कहते किसको हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। चाहे दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो जो छोटा छोटा कण है वही हमारा परमाणु कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी तत्व हो, 118 तत्व में हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे परमाणु से मिलकर उसका निर्माण हुआ है। तो ये परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब ने बताया था। सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन साहब ने बताया था। इस वजह से इनको परमाणु मॉडल का जनक कहा जाने लगा। यानी परमाणु सिद्धांत का अगर जनक पूछा जाए कि जनक किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले इन्होंने इनकी व्याख्या किया था परमाणु के बारे में। इस वजह से इनको परमाणु मॉडल का जनक कहा जाने लगा। हालांकि इनसे पहले अपने देश के एक महर्षि थे, महर्षि कनाद। तो उन्होंने भी बताया था परमाणु के बारे में, लेकिन उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। वो पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए थे। व्याख्या जॉन डाल्टन साहब ने किया, इस वजह से इनको परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाने लगा। इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु शब्द को गढ़ा था। तो अगर आपसे पूछे बच्चा कि परमाणु शब्द किसने दिया, तो परमाणु शब्द भी देने वाला वो कौन थे? शब्द अगर परमाणु पूछा जाए तो वो भी कौन दिया था? जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई होता है। सबसे छोटी इकाई होता है। अगर कहा जाए कि परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई उसे हम कहते हैं जो अपना काम कंप्लीट करे। जो अपना काम पूर्णतः क्या करे? कंप्लीट करे, उसे हम इकाई कहते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि इन्होंने कहा था, यानी जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु जो होता है वो सबसे छोटी इकाई है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस वजह से इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है? तो जॉन डाल्टन साहब के अनुसार परमाणु क्या था? अविभाज्य था। धीरे धीरे जैसे जैसे इस पर रिसर्च चलना शुरू हुए तो इनके अविभाज्य वाली जो नियम था उसको क्या कर दिया गया? काट दिया गया। यानी फिर आए एक वैज्ञानिक रदरफोर्ड। परमाणु सिद्धांत देने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक थे। जैसे एक तो आ गए जॉन डाल्टन साहब, फिर हो गए आपका रदरफोर्ड साहब, जे थॉमसन थे। बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपना अपना क्या दिया? मत दिया। तो परमाणु होता क्या है? तो किसी भी तत्व या किसी पदार्थ के सबसे छोटी जो कण होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु शब्द दिया किसने था? जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, किसने कहा था? तो जॉन डाल्टन ने कहा था। परमाणु अविभाज्य होता है, किसने कहा था? तो जॉन डाल्टन ने कहा था। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आए रदरफोर्ड। इसके बाद रदरफोर्ड आए तो रदरफोर्ड साहब ने इनकी बातों को काट दिया। रदरफोर्ड साहब ने इनकी बातों को क्या कर दिया? काट दिया। रदरफोर्ड साहब ने एक क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से बच्चा बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक सोने की परत ली। सोने की क्या ली? परत ली। उस सोने की परत से उन्होंने अल्फा कण का बॉम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा कण का क्या करवाया? बॉम्बार्डमेंट। यानी इन पर अल्फा कण से क्या किया? प्रहार किया। जब इन्होंने अल्फा कण से प्रहार किया तो पहले तो अल्फा कण के बारे में आप समझो
कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि ये अल्फा कण क्या है, तो हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण चार्ज जो होता है, अल्फा कण पर चार्ज जो होते हैं वो चार्ज कैसी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इन्होंने जो लिया था अल्फा कण को किस वजह से लिया था, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से लिया था। अब इन्होंने क्या किया कि अल्फा कण जो लिया, अल्फा कण से इन्होंने सोने की परत पर क्या करना शुरू किया, यानी सोने की जो परत थी उस पर बॉम्बार्डमेंट करवाना शुरू किया, यानी उसके छोटे कण पर परमाणु लेकर, ठीक है। यानी जो सोने की परत थी उसकी परमाणु वाले हिस्सा पर उन्होंने क्या किया, इसके चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया, फोटोग्राफिक प्लेट लगाया। यानी इसके चारों ओर क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, एक तरह का क्या है ये, फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक ये प्लेट है। इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लेप लगाया, इस लेप का नाम है जिंक सल्फाइड। इस लेप का जो नाम है इन्होंने लेपित किया किससे, तो जिंक सल्फाइड से लिया। इसका नाम क्या है बच्चा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। उन्होंने जिंक सल्फाइड से क्या किया, इस पर लेप चढ़ा दिया और देखा। इन्होंने इस वजह से किया कि जब हम अल्फा कण को इस पर प्रहार करेंगे सोने की परत पर तो क्या होगा, उनको पता भी तो चलना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा कण से प्रहार करना शुरू किया, अल्फा कण से प्रहार करना शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो किरणें हैं वो आर पार हो जा रही है, आर पार हो जा रही है। कहने का मतलब क्या था कि जो भी इन्होंने अल्फा कण छोड़ रहा था वो क्या हो रहे थे, आर पार हो जा रहे थे। यानी इस सोने की जो परमाणु थे उससे क्या हो जा रहा था, गुजर जा रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो होते हैं वो खोखले होते हैं। कैसे होते हैं, खोखले। फिर इन्होंने क्या किया कि इसके नाभिक से इसके जो बीच में होता है, इसके बीच के करीब अब गए। जब बीच के करीब गए तो यहाँ से जो कण था वो क्या होने लगा, जो किरण था वो अल्फा किरण वो क्या होने लगे, विचलित होने लगे। अल्फा कण क्या होने लगा, विचलित होने लगा। तो इनको इतनी बात समझ में आया कि बीच में, इस परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ है, परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, मौजूद है। इनको नहीं पता था कि वो परमाणु के बीच में है क्या, लेकिन इन्होंने कहा कि परमाणु के बीच में कोई पदार्थ मौजूद है। तो इन्होंने कहा कि हमने अल्फा कण से अगर किया है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है, इसका मतलब कि बीच में जो कुछ भी है वो पॉजिटिव चार्ज का रहा होगा। वो कौन से चार्ज रहे होंगे, यानी पॉजिटिव रहा होगा। क्यों रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम आवेश क्या करता है, एक दूसरे को रिपल्स करता है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इतनी बात इसको पता चला रदरफोर्ड साहब को कि जो भी वो कण है बीच में, जो भी वो पदार्थ है वो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के हैं। और उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया कि एकदम बीचों बीच से गुजारा, क्या किया, एकदम बीचों बीच से किरण को गुजारा, अल्फा किरण को। तो देखा उन्होंने कि अल्फा किरण जो है जैसे गया था वैसे वापस लौट गया। तो इन्होंने कन्फर्म कह दिया कि बीच में कुछ ना कुछ है और वो हिस्सा क्या है, ठोस है, वो हिस्सा क्या है, ठोस है। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कह दे या केंद्रक कह दीजिए, ठीक है। या इसी को इन्होंने कहा नाभिक, इसी को क्या कहा, नाभिक। तो अगर आपसे पूछे कि नाभिक की खोज किसने किया, तो अब तो आपको पता चल गया कि नाभिक की खोज किसने किया है, तो रदरफोर्ड साहब ने किया था, ठीक है। अब इन्होंने नाभिक का खोज कर लिया। अब इन्होंने कहा कि नाभिक जो होता है, पहला इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला इन्होंने क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है, अधिकांश जो हिस्सा होता है वो कैसे होते, खोखले होते हैं। दूसरा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा कि परमाणु के बीच में नाभिक मौजूद है,
परमाणु के बीच में क्या मौजूद है, नाभिक मौजूद है, और नाभिक धनावेशित है। नाभिक कैसा है, धनावेशित है, दूसरा उन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने कहा कि इस नाभिक में जो है, नाभिक का समस्त जो भार होता है, इस परमाणु का जो समस्त भार होता है वो नाभिक में होता है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु का जो समस्त भार होता है वो कहाँ मौजूद होते हैं, नाभिक में मौजूद होता है। तो इन्होंने 3 बातें कह दिया और 3 बातें कहकर अपना इनका सिद्धांत सफल रहा। फिर धीरे धीरे इस एक्सपेरिमेंट में और लोग भी वैज्ञानिक आए। तो वैज्ञानिक कौन आए, धीरे धीरे आप देखिए। पहला क्या हुआ, यहाँ हम पॉइंट लिखते जा रहे हैं। पहला पॉइंट है कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया, यानी नाभिक की खोज, हम खोज लिख दे रहे हैं, ठीक है। नाभिक की जो खोज है वो किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गोल्डस्टीन। दूसरा वैज्ञानिक कौन आए, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने आया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में नाभिक का जब एक्सपेरिमेंट और भी खोजना शुरू किया कि क्या नाभिक में और भी कुछ है मौजूद, तो उन्होंने खोजते खोजते खोज कर दिया प्रोटॉन का। किसका खोज कर दिया, प्रोटॉन का। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दिया, ठीक है। लेकिन इस प्रोटॉन से एक प्रश्न आता है कि प्रोटॉन शब्द दिया किसने, प्रोटॉन शब्द दिया किसने। तो ये शब्द देने वाले जो व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, वो रदरफोर्ड ने दिया था। क्योंकि ये दोनों में आपस में क्या होने लगा, विवाद होने लगा। विवाद होने की वजह से इन्होंने देखा, इनको लगा रदरफोर्ड साहब को कि हमने नाभिक का खोज किया है तो हमारा ही होना चाहिए प्रोटॉन। तो ऐसा थोड़े है, गोल्डस्टीन ने भी मेहनत किया था। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, प्रोटॉन की खोज किया, एक गुस्सा में आके क्या कर दिए, हाई नाम कर दिए कि हाई कण प्रोटॉन है। ऐसा थोड़े होता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था चैडविक। जिनका नाम क्या था, चैडविक था। चैडविक ने भी देखा कि ये दूगो तो कुछ को ना कुछ खोज ही लिया। रदरफोर्ड नाभिक खोज दिया, गोल्डस्टीन कोची खोज दिया, तो प्रोटॉन खोज दिया। अभी कहा कि हमू खोजबो, इसने भी खोजना शुरू कर दिया। अब ये खोजना शुरू किया चैडविक, तो चैडविक को मिल गया न्यूट्रॉन। चैडविक को क्या मिला, न्यूट्रॉन मिल गया। अब यो लेकर ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि हमरो मिल लो, न्यूट्रॉन मिल लो नाभिक में। तो नाभिक में बच्चा देखो कि नाभिक में हमें 2 चीज़ मिले। नाभिक में कितने चीज़ मिले, 2 चीज़। पहला तो हमें मिला क्या कि एक है प्रोटॉन, एक क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को P से डिनोट कर दे रहे। और दूसरा मिला क्या, न्यूट्रॉन। यानी नाभिक जो है, नाभिक में हमें 2 कण मिले, एक तो मिला प्रोटॉन और दूसरा मिला न्यूट्रॉन। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन भी आए और उन्होंने भी एक खोज कर दिया। उन्होंने नाभिक, उनको नाभिक नहीं मिल रहा था, उनको नाभिक नहीं मिल रहा था, तो नाभिक के बाहर खोजने लगे। वो नाभिक को बाहर खोजने लगे। खोजते 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 हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन खोज दिए। क्या खोज दिए, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से देखो, यहाँ से आपके 4 प्रश्न हुए। पहला प्रश्न है कि नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड। दूसरा प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन। प्रोटॉन शब्द किसने दिया, तो आपका गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। तो इतनी बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने कहा कि प्रोटॉन, यहाँ जो नाभिक है, नाभिक क्या है, धनावेशित है। तो सबसे पहले खोज हुआ किसका, प्रोटॉन का। सबसे पहले खोज क्या हुआ, प्रोटॉन का। जब प्रोटॉन का खोज हुआ तो इन्होंने कहा कि नाभिक अगर धनावेशित है तो नाभिक का धनावेशित होने का कारण क्या है, तो प्रोटॉन है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नाभिक का धनावेश होने का कारण क्या है, तो वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन के वजह से ही नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। यानी नाभिक पर जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आप नोट कर लेना कि नाभिक जो होता है, नाभिक वो कैसा होता है, नाभिक धनावेशित होता है, धनावेशित होता है, ठीक है।
अब बात आया कि यहीं पर तो न्यूट्रॉन भी मिला, यहीं पर न्यूट्रॉन भी मिला है। तो देखो अगर न्यूट्रॉन, अब आप ही बताओ न्यूट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो अगर आप कहोगे कि धनात्मक होगा तो फिर वही वाली हिस्सा हो जाती कि एक ही पास दो धनात्मक आवेश नहीं रह सकते, एक ही पास दो धनात्मक आवेश नहीं रह सकते। दो धनात्मक अगर कण एक साथ हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स कर देते। तो यहाँ से न्यूट्रॉन पलायन कर जाता है या तो प्रोटॉन पलायन कर जाता है। तो यहाँ से और भी आपके मन में सा, तो इतनी बातों क्लियर हुआ कि न्यूट्रॉन पॉजिटिव नहीं होगा, अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है तो न्यूट्रॉन पॉजिटिव नहीं होगा। उसके बाद न्यूट्रॉन अगर निगेटिव मानते हैं तो ये दोनों से अगर एक ही जैसा ना होकर अगर अलग अलग होते, प्रोटॉन अगर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन अगर निगेटिव, तो नाभिक के भड़का देता, नाभिक को क्या कर देता, भड़का देता। इस वजह से ये न्यूट्रॉन जो हुआ, न्यूट्रॉन आवेशहीन हो गया, आवेश क्या हो गया, हीन हो गया, और प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव आवेश हो गया। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन गया कि नाभिक का जो, नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उस पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो आवेशहीन होता है, यानी उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब बात आई इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन का कैसे पता करें कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखो जब जे थॉमसन ने प्रयोग कर रहा था तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु का चक्कर लगा रहा है, परमाणु में चक्कर लगा रहा है। और किसका चक्कर, तो नाभिक का चक्कर लगा रहा है। तो इनको लगा कि नाभिक का चक्कर क्यों लगा रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो वजह है। तो इन्होंने कहा कि नाभिक का जो चक्कर लगा रहा है वो प्रोटॉन की वजह से लगा रहा है। किसके वजह से लगा रहा है, प्रोटॉन की वजह से लगा रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये इसका चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि ये कन्फर्म निगेटिव है, ये कन्फर्म क्या है, निगेटिव है। इस वजह से ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, और दो खींच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कक्षा में नाच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो इतनी बातों को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए आप नोट कीजिए। चल अब यहाँ से थोड़ा सा और भी पॉइंट आप नोट करेंगे। अगर आपसे कहे, ठीक है, कि जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने प्रोटॉन के बारे में कहा कि प्रोटॉन का जो रंग है, प्रोटॉन का जो रंग है, प्रोटॉन का रंग उन्होंने क्या लिया, लाल लिया। क्या लिया, लाल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का रंग जो है, इलेक्ट्रॉन का रंग वो हरा बताया। इन्होंने क्या बताया, हरा, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हरे रंग के हैं और प्रोटॉन जो है वो किस रंग का है, लाल रंग का। अगर आपसे पूछ दे कि इस सोने की परत जो थी वो कितनी थी, कितनी मतलब उसका मापन था या पतला था, तो आप कहेंगे 100 नैनोमीटर था। क्या था, 100 नैनोमीटर था इसके मापन की बात क्लियर है। अगर हम और बात करें कि अल्फ़ा कण जो है, इन्होंने अल्फ़ा कण का प्रयोग जो किया था वो किसके वजह से किया था, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किया था। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस बात को भी आप क्या कर लो, नोट कर लो। आगे बढ़ें। चल तो अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन की खोज हो गया, न्यूट्रॉन की खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया, तो ये सारे चीज़ों की खोज हो गई, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट जो था उस पर कैसी लेप लगी हुई थी, तो जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ था। अब रदरफोर्ड जो थे, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि रदरफोर्ड कहाँ के रहने वाले थे, तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो रदरफोर्ड का जन्म कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे।
जे थॉमसन जो था, जे थॉमसन, इन्होंने एक मॉडल दिया था, परमाणु सिद्धांत का जो मॉडल दिया था, इन्होंने तरबूजा सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? तरबूजा सिद्धांत, यानी कि वाटरमेलन थ्योरी दिया था। वाटरमेलन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताया कि तरबूज जो होता है, ठीक है, तरबूज जो है, तरबूज में चारों तरफ क्या है? लाल लाल भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इन्होंने लाल वाला जो हिस्सा है, लाल वाला जो हिस्सा है, इसको प्रोटॉन बोला। क्या बोला? प्रोटॉन। और जो इसके बीज होते हैं, बीज को इन्होंने क्या बताया? बीज को इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है। बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इनका ये वाला जो तरबूजा का जो सिद्धांत था, तरबूजा का सिद्धांत क्या कर दिया गया? बेकार मान दिया गया, और ये क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप केवल याद रखोगे कि तरबूजा का सिद्धांत किसने दिया था, यानी वाटरमेलन थ्योरी किसने दिया था? तो ये जे थॉमसन ने दिया था। अगर हम आगे बात करें आपसे, अच्छा देखिए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी खोज हो गया, प्रोटॉन का भी खोज हो गया, और न्यूट्रॉन का भी खोज हो गया। इसके आवेश के बारे में भी पता चल गया, इसके आवेश के भी बारे में पता चल गया कि कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है। तो यहाँ से कुछ और भी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बनता है। अगर कहा जाए कि परमाणु का खोज किसने किया? परमाणु की खोज किसने किया? तो वो कौन क्या था? डाल्टन ने किया था, ठीक है। हम एक साथ लिखवा रहे हैं, आपको बता भी दिए लेकिन फिर भी एक साथ लिखवा रहे हैं। नाभिक की अगर खोज कहे तो नाभिक की खोज किसने किया? तो आपका नाभिक की खोज किसने किया? तो आपका रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड ने किया। कोई दिक्कत है? इन दोनों में क्या है? अंतर है। अब रदरफोर्ड ने और क्या कहा कि जैसे ये क्या है? परमाणु है, परमाणु का ये क्या है? नाभिक है, परमाणु का ये नाभिक है। तो इसने नाभिक को मापा, नाभिक को मापा, और साथ ही साथ इन्होंने परमाणु की भी त्रिज्या को मापा। तो इन्होंने कहा कि परमाणु जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर है। ये परमाणु त्रिज्या के बारे में कहा। और परमाणु त्रिज्या जो होता है इसको हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं। किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। अगर आपसे पूछे कि नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या का माप जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। और हम लोग नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। किस में मापते हैं? फर्मी में। तो 1 जो फर्मी होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये बात क्लियर है? अब यहीं पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का कितना गुना है या कितना गुना अधिक है, ठीक है। तो आप देखो, परमाणु की जो त्रिज्या होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोले परमाणु त्रिज्या, और इसको क्या बोले? नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बना कि परमाणु जो है, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का, नाभिक की त्रिज्या का 10⁻⁵ गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 10⁻⁵ गुना अधिक है। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो रदरफोर्ड साहब ने इतनी बातों को और बताया।
इन्होंने और क्या कहा कि परमाणु का जो त्रिज्या होता है, परमाणु का जो त्रिज्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो द्रव्यमान के, किसके, द्रव्यमान के पावर 1/3 के। यानी परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो उस अपने द्रव्यमान के 1/3 होता है, द्रव्यमान के नहीं, द्रव्यमान के पावर का 1/3 होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, परमाणु, परमाणु का ये क्या है, नाभिक, परमाणु का ये क्या है, नाभिक। बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन, बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अंदर में क्या है, अंदर में प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन धन क्या, वो क्या है, आवेशहीन है। देखो अगर आपसे कहे कि परमाणु जो है वो आवेशहीन होता है, क्या होता है, आवेशहीन। और नाभिक जो होता है, नाभिक धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेशित होता है। अब ऐसे क्यों, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिस वजह से ये क्या होता है, परमाणु जो हो जाते हैं वो आवेशहीन हो जाता है। परमाणु क्या हो जाता है, आवेशहीन। और प्रोटॉन, नाभिक जो है, नाभिक में चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, धनावेशी चार्ज है। इस वजह से नाभिक कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक है, अब बच्चा यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, देखो अगर हम आपसे बात करें कि हमने कहा था कि परमाणु जो होता है वो एक इकाई है, वो क्या है, इकाई। इकाई कहते हैं किसको है, जो अब स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे, स्वतंत्र रूप से कार्य करे। देखो जॉन डाल्टन साहब ने भी जो बोला था ना वो गलत नहीं था, जॉन डाल्टन साहब ने भी जो बोला था वो गलत नहीं था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ या तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, इस वजह से वो अविभाज्य है। ठीक है, लेकिन इसको विभाजित करने पर क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, 3 कण निकले। हालांकि और भी कण निकलते हैं, मेसान निकलता है, फिर आपका पॉजिट्रॉन निकलता है, पाई मेसान निकलता है, बोसान निकलता है, तो इन सारे चीज़ भी निकलते हैं। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलावे और सब भी कण निकले इससे। लेकिन अगर उस सब को अलग अलग कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया जाए, प्रोटॉन को अलग, न्यूट्रॉन को अलग कर दिया जाए, तो ये अकेले किसी काम का नहीं है, अकेले ये किसी काम का नहीं है। तो ये जब भी अगर एक यूनिट इकाई है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों रहेंगे, तभी ये एक क्या है, परमाणु है। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु जो होगा, परमाणु में कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन अवश्य होंगे, 3 आपका कण होगा, एक तो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। ये तीनों से मिलकर ही क्या बना है, परमाणु बना है। हालांकि किसी किसी में मेसान में मिलेगा, बोसान में मिलेगा, लेकिन ये तीनों कण जो है किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के निर्माण के लिए क्या है, जरूरी है। तो इन तत्व को, इन परमाणुओं में के जो कण निकले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसको कहा गया मूल्य कण। इसको क्या कहा गया, मूल्य कण कहा गया। यानी ये जो है किसी भी परमाणु का क्या होता है, मूल्य कण होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परमाणु का मूल्य कण कौन कौन होते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें से कह दिया जाएगा कि कौन सा मूल्य कण नहीं है, तो मूल्य कण में कौन नहीं आएगा, तो
तो इन तीनों के अलावे जो भी आएंगे वो मूल्य कण नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद हैं, तो आप कहोगे प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक में होने की वजह से इसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियान कहा गया। क्या कहा गया? न्यूक्लियान। क्या कहा गया? न्यूक्लियान। तो न्यूक्लियान में दो कण आते हैं। न्यूक्लियान में कितने कण आते हैं? दो कण। एक होता है प्रोटॉन, तो एक होता है क्या? न्यूट्रॉन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियान है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियान नहीं है। न्यूक्लियान नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये बाहर चक्कर लगा रहा है। बात क्लियर है? अगर आपसे और भी प्रश्न पूछा जाए कि नाभिक का भार हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, नाभिक का भार हम लोग प्रोटॉन की वजह से, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी नाभिक का जो भार होता है, नाभिक का जो भार है वो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। वो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो वो हमारा नाभिक का क्या मिलेगा? भार मिलेगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी एक तो आया मूल कण। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि अस्थाई कण और अस्थाई कण। अस्थाई कण बच्चा अगर पूछे आपसे, अस्थाई कण, तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अस्थाई कण बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थाई कण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अस्थाई कण किसे कहते हैं, अस्थाई कण अगर आपसे कहे, तो अस्थाई कण जो होता है वो आपका इन तीनों के अलावे जो भी कण मौजूद है उस परमाणु में, वो सारे जो होंगे वो क्या कहलाएगा? अस्थाई कण कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे बोसान, ये सत्येंद्रनाथ बोस ने खोज किया, इस वजह से इसका नाम बोसान पड़ गया। बोसान के बाद है मेसान, उसके बाद पाई मेसान, एक इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है पॉजिट्रॉन होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो भी कण है, ये क्या कहलाता है? अस्थाई कण कहलाता है। ठीक है, तो आपको अस्थाई कण याद नहीं करना है, आपको अस्थाई कण याद नहीं करना है, आपको अस्थाई कण याद करना है। ठीक है, कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है अस्थाई कण है और बाकी जो बचा अस्थाई कण है। इन्हीं तीनों को मूल कण भी बोलते हैं। नाभिक में दो कण मौजूद होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियान। तो न्यूक्लियान में दो कण आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियान है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियान नहीं है। नाभिक का भार किस में होता है? नाभिक का भार कैसे निकालते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से। इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिव है? प्रोटॉन के कारण, क्योंकि वो बाहर, इससे ही पता चला कि प्रोटॉन अगर पॉजिटिव है तो ये बाहर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़े, चल, तो इसको भी आप थोड़ी सी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो हमने तीन तरह के कण पढ़ाए, एक पढ़ाया मूल कण, एक पढ़ाया स्थायी कण और एक पढ़ाया अस्थायी कण और एक पढ़ाया न्यूक्लियन। ठीक है, एक प्रतिकण भी होता है। ठीक है, प्रतिकण हम उसको बोलते हैं जो स्वभाव में विपरीत हो। स्वभाव में क्या हो? विपरीत हो। यानी अगर एक पॉजिटिव है तो एक क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यानी जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकण बोलते हैं। ठीक है,
तो ये उतना कुछ पूछता नहीं है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो बता दो कि प्रतिकण जो होता है, प्रतिकण वो स्वभाव में कैसा होगा, तो स्वभाव में विपरीत होगा। ठीक है, स्वभाव में विपरीत होता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जब ये मिलेंगे, यानी मिलने पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा, नष्ट करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिख लो, इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिकण हैं। ये दोनों एक दूसरे के कैसे कण हैं, प्रतिकण। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, पोजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोजिट्रॉन आवेश में कैसा है, तो पोजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का है। बात क्लियर है। चल देखिए, तो ये आपके छोटे छोटे जो पॉइंट थे वो हमने क्लियर करवाया। अब उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, एक साइंटिस्ट और आए, और उनका नाम है मैक्सवेल। उनका नाम क्या है, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। उन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को कहा गया विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताओगे, मैक्सवेल ने दिया। किसने दिया, मैक्सवेल। ठीक है, तुम्हारा खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सवेल खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, खिलाड़ी क्रिकेटर को मत समझना, ये मैक्सवेल बहुत पुराना थे वो। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, देखो, जैसे ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, ये उसके कक्षा है। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8। ठीक है, ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नाभिक। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो मैक्सवेल का आया, उन्होंने कहा कि अगर कोई कण अपनी कक्षा में, यानी इलेक्ट्रॉन की ये बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा हो तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन कहने का मतलब क्या है कि अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे खो देगा। अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे क्या कर देगा, खो देगा। और खोने के बाद ये जब इसकी ऊर्जा पूरी तरीक़ा से समाप्त हो जाएगी तो ये नाभिक में गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। और फिर ये अपने आप को क्या कर लेंगे, नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो अगर ऐसा होता तो हम किसी भी तत्व से रिएक्शन नहीं करवा पाते, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन कहने का मतलब क्या है कि बाहर निकालेगा। अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और अपनी ऊर्जा अगर बाहर निकाल रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा लॉस हो रही है। ऊर्जा क्या हो रही है, लॉस हो रही है। और स्वाभाविक है कि जब ऊर्जा लॉस होगा तो वो क्या होंगे, नाभिक के पास गिर जाएंगे। और नाभिक में जैसे ही गिरा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा। तो पता चलेगा तत्व कहानी ख़त्म। तो फिर हमें कोई भी तत्व नहीं मिलते। क्या होते या नहीं होते, रिएक्शन करने में बहुत मुश्किल आता। तो इस वजह से इनका सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत उतना ये नहीं रहा। फिर इनके सिद्धांत को पूरी तरीक़ा से व्याख्या कौन किया, तो बोरबरी ने किया। किसने किया, बोरबरी ने। बोरबरी ने क्या सिद्धांत दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वो उसकी ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं होगी। यानी ना तो उसका ऊर्जा खोएगा और ना ही वो अपनी ऊर्जा, उसका यानी जो भी ऊर्जा रहेगा वो बरकरार रहेगा। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि अपनी कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो वो ऊर्जा नहीं खोएगा। ठीक है, इन्होंने एक और बात कहा, अपनी कक्षा में
चक्कर लगाने पर ऊर्जा लॉस नहीं होगा, ऊर्जा का लॉस नहीं होगा, इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर कोई कण अपनी उच्च कक्षा को छोड़कर, अपनी उच्च कक्षा को छोड़कर अगर निम्न कक्षा में चला जाए, किस कक्षा में चला जाए, निम्न कक्षा में जाए, तो उसे अपनी ऊर्जा को त्याग करना होगा। अपनी ऊर्जा को क्या करना होगा, त्याग करना होगा। देखो ये कौन सी कक्षा है, ये बाहरी कक्षा है, ठीक है, इसको उच्च कक्षा कहा गया, और ये क्या है, निम्न कक्षा। इन्होंने कहा कि अगर उच्च कक्षा से, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है अगर इस वाले कक्षा में जाना चाह रहा है तो इसको अपनी ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। यानी इन्होंने कहा कि निम्न उच्च कक्षा से, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाने पर, निम्न कक्षा में जाने पर ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कण अगर अपनी उच्च कक्षा को छोड़कर निम्न कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा, त्याग करेगा। सीधी सी बात समझो, अभी आप इंटर में मान लो कि पढ़ रहे हो, ठीक है, कंपटीशन में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, जो भी, अपनी कक्षा को छोड़ दो, ठीक है, अपनी कक्षा को छोड़कर जाकर किसी छोटे वाले कक्षा में पढ़ो, 9th क्लास वाली कक्षा में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारी इज्जत क्या हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत का क्या हो जाएगा, फालूदा हो जाएगा, ठीक है। कि आज देखो अपना बड़का कक्षा छोड़ के आया है, छोटका में पढ़े, लोग बोलने लगेंगे या नहीं बोलने लगेंगे। ये हमने एक निमोनिक मेथड समझा रहा है, ठीक है, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर इन्होंने कहा कि अगर कोई कण अपने निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाना चाह रहा हो, अपनी निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाना चाह रहा हो, तो उसे ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। इन्होंने तीसरा क्या पॉइंट दिया कि निम्न कक्षा से, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा जाने पर, उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का ग्रहण करना पड़ेगा। यानी उसे अधिक ऊर्जा चाहिए, उसे क्या हो चाहिए, अधिक ऊर्जा। अब एक डायग्राम से हम आपको समझा रहे हैं। देखो जैसे मान के चलो कि ये पर्वत है, ये क्या है, पर्वत। आपको यहाँ पर चढ़ना है, आपको यहाँ पर चढ़ना है, तो आप क्या करोगे, देखो आप यहाँ से चलना शुरू करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने साथ कोल्ड ड्रिंक रखोगे, कुछ फ्रूट रखोगे, कुछ ड्राई फ्रूट रखोगे, कुछ आप जूस रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ने के लिए, आपको नीचे से ऊपर चढ़ना है तो आपको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, आपको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए आपको नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो यही हमने कहा कि निम्न कक्षा से अगर उच्च कक्षा में जाना है आपको तो ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा, ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। यानी कि उसको बाहर से ऊर्जा मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। फिर हमने कहा कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आना चाह रहे हैं, ऊपर से नीचे यानी उच्च कक्षा से हम निम्न कक्षा में आ रहे हैं, तो हमें ऊर्जा को लॉस, अब हमारे पास ऊर्जा कम भी रहेगा, ऊर्जा क्या रहेगा, कम भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। यानी इसकी अपेक्षा तो इसमें हमें ऊर्जा क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। तो वही उन्होंने कहा कि उच्च कक्षा से अगर निम्न कक्षा में जाना है तो उसे ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। और जब ऊर्जा उसका लॉस हो जाएगा तो पुनः अपनी कक्षा में चला आएगा। ये बात क्लियर हुआ। तो ये बोरबरी का ये क्या हुआ, सिद्धांत दिया गया, और बोरबरी का ये सिद्धांत क्या हुआ, आगे चलकर बहुत फेमस हुआ। यानी बोरबरी का सिद्धांत ही हमें अब आगे चलकर पढ़ना भी है। बात क्लियर हुआ। चल अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
चलो बच्चा मिटाएं इसे। तो आप बोरबरी के सिद्धांत याद रखोगे। 3 सिद्धांत आपका क्या हुआ? पहला सिद्धांत था, एक सिद्धांत क्या था? वाटरमेलन थ्योरी। वो किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत किसने दिया? तो वो मैक्सवेल ने दिया। उसके बाद आपका बोरबरी का सिद्धांत आया। मैक्सवेल के अनुसार क्या था कि कोई भी अपनी वृत्तीय कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा खो देगा, ठीक है, जिससे परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बोरबरी ने आया, सुधार किया। बोरबरी ने क्या कहा कि कोई भी अपनी अगर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा वो ग्रहण करेगा, और उच्च कक्षा से अगर निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा? त्याग करेगा। बात क्लियर है? चल, बोरबरी का दिया गया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या का एक फार्मूला दिया। इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करने के लिए क्या दिया? फार्मूला दिया, और वो फार्मूला था 2n²। यहाँ n का मतलब क्या है कि ऑर्बिट की संख्या। n का मतलब क्या है? कक्षा की संख्या। जैसे ये मान लेते हैं कि ये क्या है? नाभिक है ये, ठीक है। अगर हमें इसमें भरना है, जैसे इसको हमने पहला कक्षा कहा है, ये इसको k बोलते हैं, इसको l बोलते हैं, इसको m और इसको n बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है। k को हमने पहली कक्षा माना। अगर पहली कक्षा माना है तो n बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। n बराबर 1 रखने पर यहाँ पर क्या हो गया? 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद n अगर हम 2 रखें तो यहाँ कितना होगा? 2 × 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 दूना 8। तो दूसरी जो कक्षा होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर हम तीसरी कक्षा की बात करें तो कितना होगा? 2 × 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। चौथी कक्षा की अगर बात करें तो कितना हो जाएंगे? 2 × 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। यानी इस तरीक़ा से इन्होंने, बोरबरी ने ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का क्या किया? एक फार्मूला डिराइव करके दिया। इन्होंने देखा कि आखिर कैसे हम डिराइव करेंगे कि इसमें इतना ही, जैसे इन्होंने देखा कि 2 ही क्यों है, 4 क्यों है, 8 क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने माइक्रोस्कोप से जूम कर करके देखा कि इलेक्ट्रॉन कितने पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में है, और इस तरीक़ा से इन्होंने ये क्या कर दिया? एक फार्मूला डिराइव कर दिया। तो ये फार्मूला बार बार पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षा में हम किस फार्मूला से निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? 2n² होता है। बात क्लियर है? चल, तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है, लाइट कटी हुई है, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए।